जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। साथ ही वीडियो तभी लाइक और शेयर करें जब आपको वीडियो पसंद आए और कंटेंट यूजफुल लगे। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए एक ऐप विकसित किया है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी पुणे और डी आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए एक ऐप विकसित किया है। दोस्तों यह ऐप संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से अलर्ट करेगा। साथ ही इसके साथ यह तो अलर्ट करने के लिए ऐप विकसित हो गया, इसके साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में के बारे में बताएगी। तो दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र कौन सा राज्यों में है, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड सबसे ज्यादा में ही आता है, मतलब उनमें ही गिना जाता है। उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, ये तो यहाँ पर वहीं पर उन्होंने एक क्या किया, उत्तराखंड वालों ने एक समिति का गठन किया है जिसके तहत वह हर क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा को बताएंगे। इस ऐप का विकास केंद्र सरकार द्वारा 2011 के आपदा मापदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव के अनुरूप है। अब नजर डालें दोस्तों, अगर हम आईआईटी रुड़की की इतिहास की तरफ, तो आईआईटी रुड़की की स्थापना मूलतः 1847 में हुई थी। सन 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सन 2001 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो दोस्तों याद रखें, अभी कुछ दिन पहले भी बताया था आपको, फिर भी अगेन बताया है और याद रखना है आपको। 1847 में स्थापना, 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा और 2001 में आईआईटी का दर्जा दिया गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, बी राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह, सी राष्ट्रीय ज्ञान सप्ताह और डी राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह। तो दोस्तों याद रखें, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों इस अवसर पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस उद्देश्य बेहतर इसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2021 की थीम, बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, थीम क्या है 2021 की, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या रखी गई, तो शुरू से ही स्मार्ट फीडिंग इसकी थीम है। भारत में केंद्र सरकार ने 1982 में एक अभियान राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों भारत में अगर देखा जाए इतिहास राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का, तो यह कब से 1982 से है। जबकि इसका देखें अगर हम एक्चुअल ओरिजिन वर्ल्ड में, तो अमेरिका से जहाँ 1975 मतलब 1975 में इसकी शुरुआत होती है और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती है कि 1980 में अमेरिका में राष्ट्रीय पोषण महीना मनाया जाता है, मतलब नेशनल न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाता है। पूरा एक हफ्ते की जगह एक महीने चलता है यह। और अब उसके बाद कुछ समय बाद भारत में 1982 से इसको शुरुआत किया गया और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू करने का निर्णय लिया गया 1982 में। यह अभियान व्यक्तियों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का आग्रह करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है कि आपके क्या खाने से आपको कितना पोषण कैसे मिल सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित नोइजील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी पेरिस, सी शंघाई और डी चेन्नई। दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि नॉइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आपको यह पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन से ही जो याद रखना है
पिनियान ने। और यह किस शहर में आयोजित किया गया, तो आपको बता दूं कि यह पेरिस में आयोजित किया गया है। दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने पेरिस में आयोजित नॉइजील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने पहला पुरस्कार इससे पहले हासिल करने के बाद शास्त्रीय स्पर्धा में 9 राउंड से 8 अंक हासिल किए। पी इनियान ने 9वें दौर में सेबेस्टियन पुचेर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर ने ब्लिट्ज स्पर्धा में 9 में से 7.5 अंक बनाकर खिताब जीता था। तो दोस्तों इसके पहले इन्होंने क्या ब्लिट्ज स्पर्धा भी जीती थी, और ब्लिट्ज स्पर्धा के बाद अब इन्होंने कौन सी स्पर्धा जीती है, स्पर्धा का नाम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, नॉइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट है ना, याद रखना है। हम नजर डालेंगे पेरिस की तरफ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो कि एक यूरोप महाद्वीप का देश है। तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है पेरिस, याद रखना है। पेरिस को क्या उपनाम है पेरिस का, तो पेरिस का उपनाम है फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। और पेरिस में और खास क्या है, तो पेरिस में मुख्यतः 2 इंटरपोल और यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। याद रखना है दोस्तों, किस किस का, इंटरपोल और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मेघालय और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की पहल है। दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना मतलब RGKNY के तहत राज्य सरकार फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करती है। यदि खरीफ सीजन में बोई गई फसल सूखे जैसी स्थिति के कारण नष्ट हो जाती है, तो 9,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वे किसान जिन्होंने चालू खरीफ समय में धान, बाजरा और दलहन की बुवाई की है, और यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो उनको कितने 9,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत क्षति के आकलन के लिए सर्वेक्षण के आधार पर प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों सर्वेक्षण किया जाता है कि क्षति कितनी हुई है, ऐसा नहीं कि क्षति का बोल दिया और 9,000 रुपए एकड़ सबको देने लगे। जिसके यहाँ पे जिस क्षेत्र में जैसी क्षति होती है उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की तरफ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को, यहाँ पर देखिए दोस्तों यही छत्तीसगढ़ है, जिसको आगे अगर हम जूम करेंगे अभी, तो देखिए जूम करने में भी देख लेते हैं। अब इसकी हम सीमाएं देखें जैसे, तो यहाँ पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से इसकी सीमाएं लग रही हैं। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आप फिर से, यहाँ से देखिएगा तो ये झारखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये नीचे तेलंगाना, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से यहाँ पर, और ये उड़ीसा से सीमा इसकी लगती ही है। देखते हैं दोस्तों अब छत्तीसगढ़ की डिटेल्स की तरफ। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुई थी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल सुश्री अनसुईया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि यहाँ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है। पड़ोसी राज्य आपको बताए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ के इसके पड़ोसी राज्य हैं। वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान बता दें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखें, जो अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य है यह मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार देखने को मिल सकता है आपको। अब बांध देखें अगर यहाँ पर, तो दुधवा बांध महानदी पर है। याद रखें दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तर प्रदेश में। दुधवा बांध कहाँ, छत्तीसगढ़ में। याद रखें ना, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। दुधवा बांध कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, धमतरी जिले में स्थित है, महानदी पर है। और दोस्तों एक और यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है, वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन, जो कि कोरबा जिले में है। अब आपको अगर यहाँ के स्टेडियम बताएं, तो शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर। तो दोस्तों याद रखें इसका नया नाम क्या है, अभी शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और कहाँ है, तो रायपुर में है। दोस्तों पर्यटक स्थल देखें अगर हम छत्तीसगढ़ में प्रमुख, तो नवागढ़, सैतगंगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, मल्हार, भोरम देव मंदिर, आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध मावली मेला
आदि। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट, कि मावली मेला किस राज्य में लगता है, छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। अब आगे छत्तीसगढ़ के गिने चुने कुछ ही पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी है। तो दोस्तों लगभग 21 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के गठन को, अभी नवंबर में 21 साल हो जाएंगे। अभी तक छत्तीसगढ़ में पुनर्मतदान की स्थिति नहीं आई है, एक बार के चुनाव में ही रिजल्ट मिले हैं। तो यह एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर अभी तक पुनर्मतदान की स्थिति नहीं आई। दोस्तों छत्तीसगढ़ कच्चे टिन का उत्पादन करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य है और छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे अधिक किम्बरलाइट भंडार स्थित है। तो दोस्तों भंडार क्षेत्र है। तो याद रखें दोस्तों, कच्चे टिन का एकलौता या एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। और भारतीय न्यायग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का झरना है जो जगदलपुर जिले में स्थित है और इंद्रावती नदी पर है। तो याद रखना दोस्तों, भारत का नियाग्रा फॉल किसको कहा जाता है, चित्रकूट वाटर फॉल को कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। यह किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह किस नदी पर है, तो याद रखना है इंद्रावती नदी पर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शंस है, ए बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बैंक, इंडियन बैंक, सी कैनरा बैंक और डी भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों याद रखें, बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सॉरी दोस्तों, इंडियन बैंक का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। सॉरी, दैट्स माय फॉल्ट, सॉरी अगेन। यह नियुक्ति उनके 1 सितंबर 2021 को अथवा उसके बाद पद संभालने के दिन से 3 साल की अवधि के लिए होगी। तो याद रखना है दोस्तों कि जो हाल ही में शांतिलाल जैन की इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है, तो यह उनकी या तो 1 सितंबर 2021 से 3 साल जोड़े जाएंगे, या उसके बाद अगर वो पद संभालते हैं कुछ समय बाद ही, तो उसके बाद वह 3 साल जोड़े जाएंगे। और आपको याद रखना है इनकी 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। अब नजर डालें दोस्तों सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ोदरा में है तथा इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ टी एस नारायण स्वामी है। तो दोस्तों याद रखें, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है, टी एस नारायण स्वामी। और इंडियन बैंक की तरफ नजर डालें अगर, तो इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी तथा इसके संस्थापक दो लोग थे, एस आर एम एम रामास्वामी चेटियार और बी कृष्ण स्वामी अय्यर। याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है नए, तो शांतिलाल जैन है। याद रखना है दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है। आपके ऑप्शन है, ए अंदेव कुमार झा, बी राहुल कुमार सिंह, सी प्रकाश सचदेवा और डी पंकज कुमार सिंह। तो दोस्तों याद रखें, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह ने पदभार संभाल लिया है। दोस्तों पंकज कुमार सिंह आईपीएस के मतलब इंडियन पुलिस सर्विस के 1988 बैच के अधिकारी हैं। उनके बैच के साथ ही संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत समय साथी सीमा पुल आईटीबीपी की कमान संभाली है। तो दोस्तों याद रखें, दो नियुक्तियां एक ही क्वेश्चन में बता दी गई हैं आपको। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन, पंकज कुमार सिंह, और साथ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कमान किसने संभाली है अब अगर आपसे पूछा जाए, तो संजय अरोड़ा ने। राजस्थान कडार के आईपीएस अधिकारी से मतलब कौन, पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के लिए विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। तो ये पहले से क्या थे यहाँ पर, सीमा सुरक्षा बल के मतलब बीएसएफ के ही विशेष महानिदेशक थे, परमानेंट नहीं थे। लेकिन अब परमानेंट महानिदेशक इनको ही बना दिया गया है। बीएसएफ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती 6300 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इसमें लगभग 2.65 लाख कर्मी हैं। याद रखना है दोस्तों, यह कितने कर्मी हैं लगभग, मतलब कहते हैं कि बीएसएफ भारत की सबसे बड़ा सैन्य दल है। बीएसएफ की तरफ नजर डालें तो बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली तथा स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो याद रखें दोस्तों, स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, इसकी याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है,
प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए अजय ठाकुर, बी अनूप कुमार, सी प्रदीप नरवाल और डी महेंद्र राजपूत। तो दोस्तों याद रखें, प्रो कबड्डी लीग में लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रदीप नरवाल बन गए हैं। प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वह इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन नरवाल को अपनी टीम से जोड़ा। तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की मतलब जो कब स्टार्ट होगी, तो आपको याद रखना है दिसंबर में स्टार्ट होगी। उन्होंने अब तक एक अन्य स्टार रेडर मनु गोयत की कीमत को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों प्रदीप नरवाल के पीछे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदीप नरवाल के पहले कौन थे जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे प्रो कबड्डी लीग के, तो वह थे मनु गोयत, जो कि जिनको हरियाणा स्टीलर्स ने 1.51 करोड़ में खरीदा था छठवें संस्करण में, छठे सत्र में। और प्रदीप नरवाल को कितने में खरीदा है यूपी योद्धा ने? तो 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और देख लेना, यह किसी ना किसी एग्जाम में गारंटी से आएगा, गारंटी से 100% गारंटी है। इससे जुड़े हुए और इसकी डिटेल से जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना है इसको। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए 2 लोगों को, बी 3 लोगों को, सी 4 लोगों को और डी 5 लोगों को। तो दोस्तों याद रखें, नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो याद रखना है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। मैं हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये 5 लोग कौन है, तो याद रखें ये 5 लोग हैं बांग्लादेश के वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के रॉबर्टो बेलन, अमेरिका के स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के वॉचडॉग हैं। मनीला के रमन मैग्सेसे पुरस्कार केंद्र में 28 नवंबर को होने वाले समारोह के दौरान इन विजेताओं को औपचारिक रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो कब किया जाएगा दोस्तों? 28 नवंबर को। और समारोह कहाँ होगा? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में, क्योंकि यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार और रमन मैग्सेसे फाउंडेशन की तरफ से मिलकर दिया जाता है। दोस्तों 5 नाम एक बार रिपीट जरूर करूंगा, क्योंकि आपको यह 5 नाम याद होना जरूरी है। तो याद रखें, बांग्लादेश के वैक्सीन विज्ञानी कौन? डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के रॉबर्टो बेलन, अमेरिका के स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के वॉचडॉग को सम्मानित किया जाएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड से, याद रखें दोस्तों। अब देखेंगे अगर हम रमन मैग्सेसे अवार्ड की तरफ, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो किसकी याद में? रमन मैग्सेसे, जो कि कहां के? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। यह पुरस्कार पहली बार 1958 में दिया गया था और इसके तहत $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों अब दिमाग में आता है कि अगर रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस का है और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, तो इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे और अभी हाल ही में मतलब अंतिम बार किस भारतीय को दिया गया? तो याद रखें दोस्तों 1958 में ही आचार्य विनोबा भावे को यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि पहले भारतीय थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और याद रखें कि हाल ही में अगर पूछा जाए लेटेस्ट सबसे आखिरी बार किसको दिया गया था, तो वह 2019 में पत्रकार रविश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि यह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो पत्रकार रविश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया था 2019 में। और पहले भारतीय कौन बने थे? तो आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में दिया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें, भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में
54.32 लाख लोगों को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके की 2 डोज दी जा चुकी हैं। दोस्तों, अधिकतम भारत में कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है आपको यह भी पता होना चाहिए। तो कोविशील्ड किसके द्वारा कोविशील्ड बनाई गई है? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। अगर आप एक और चल रही है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनवाई गई है, और एक स्पुतनिक भी चल रही है कहीं कहीं, जो कि एक रूसी वैक्सीन है, याद रखना है। तो यह तीनों वैक्सीन अभी मेनली टीकाकरण में चल रही हैं, जिनमें से जो हमारी 2 देशी हैं, मतलब भारतीय हैं, स्वदेशी बनाई हुई कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यह दोनों सबसे ज्यादा उपयोग की जा रही हैं। तो दोस्तों याद रखें कि यह इनके 2 डोज लग रहे हैं। हाल ही में 100% आबादी को कोविड-19 टीकाकरण लगाने वाला पहला शहर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर बना था। तो दोस्तों, 2 तरह से क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, याद रखें। 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो भुवनेश्वर, याद रखें। 100% टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश, याद रखें। फर्क आप लोग समझ रहे होंगे। अब नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो जैसे हम हिमाचल प्रदेश को यहाँ नक्शे में देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यह ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। अब इसको अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख से अपनी थोड़ी सीमा साझा करता है, यहाँ पर ऊपर। इसके बाद यहाँ पर पंजाब दिखेगा आपको, पंजाब के बाद आपको यहाँ पर हरियाणा, उत्तराखंड और थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश को टच करता है। साथ में यहाँ पर देखेंगे आप तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन के तिब्बत पार्ट से लगती है। अब नजर डालेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की डिटेल्स की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश को अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तथा धर्मशाला 2 हैं। शिमला यहाँ की ग्रीष्मकालीन या ऑलवेज कार्यकारी राजधानी है, जबकि धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का नाम सुनकर एक चीज याद आती है दोस्तों, कि यह प्रथम ऐसे गोवा के निवासी हैं जो कभी राज्यपाल बने। मतलब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कहाँ के निवासी हैं? गोवा राज्य के निवासी हैं। और गोवा पूरे राज्य के पहले ऐसे कोई नागरिक हैं जो किसी अन्य राज्य के या कहीं के भी राज्यपाल बने हैं। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? जयराम ठाकुर। पड़ोसी राज्य आपको बताए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। साथ में याद रखना है चीन से अंतरराष्ट्रीय सीमा। नदियां रावी, व्यास, चेनाब, सतलुज और यमुना। तो दोस्तों सिंधु नदी तंत्र की 4 प्रमुख नदियां यहाँ से बहती हैं। कौन कौन सी? रावी, व्यास, चेनाब और सतलुज। और यमुना गंगा नदी तंत्र की सबसे, याद रखें, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो कि यह भी यहाँ बहती है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें यहाँ पर तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, चैल वन्य जीव अभ्यारण्य, कालाटोप खजियार वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। बांध देखें अगर तो भाखड़ा बांध, जो कि सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। याद रखें किस नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध। महाराणा प्रताप सागर, जिसे पोंग जलाशय या पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है, 1971 में कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के बेटलैंड क्षेत्र में ब्यास नदी पर बनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ से बहुत सारी चीजें याद करने को लगती हैं एक साल, लेकिन इनको याद किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप सागर या फिर पोंग जलाशय या पोंग डैम झील किस नदी पर बनाई गई? सबसे पहले तो ब्यास नदी पर। कब? तो 1975 में। और कहा? तो कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के वेटलैंड क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में बनाई गई। नजर डालेंगे दोस्तों प्रमुख दर्रों पर, जो कि यहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो दर्रे हजार मतलब सैकड़ों की गिनती में है। तो प्रमुख दर्रे यहाँ पर बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, सित्तिंग दर्रा और रोहतांग दर्रा। याद रखना है दोस्तों प्रमुख दर्रे कौन से? बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, सित्तिंग दर्रा और रोहतांग दर्रा। ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? तो याद रखें दोस्तों कि रोहित हिमाचल बार बार सिप से जाता है। काहे से जाता है दोस्तों? सिप से जाता है। सिप से सिपकिला और सित्तिंग, रोहित से रोहतांग और बार बार से बारालाचा और हिमाचल तो आ ही गया। तो रोहित बार बार हिमाचल प्रदेश सिप से जाता है। अब यहाँ पर अन्य तथ्य देखेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़े। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और साथ में हिमाचल प्रदेश देश का पहला डिजिटल विधानमंडल है। तो देश का पहला डिजिटल विधानमंडल कौन है? हिमाचल प्रदेश है।
और साथ ही नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह भी हिमाचल प्रदेश है। लोक नृत्य देखें अगर हिमाचल में, तो धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, चंबा, थाली आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न आखिरी है, इसके बाद हम देखेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। तो 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए विश्व सेब दिवस, बी विश्व नारियल दिवस, सी विश्व हाथी दिवस, और डी विश्व शेर दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में नारियल के महत्व, इसके उपयोग और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नारियल के स्वास्थ्य लाभ कई हैं, यह हमें कई समस्याओं को दूर कर सकता है, तो यह हमारी कई समस्याओं को दूर कर सकता है। नारियल हाइड्रेशन के साथ स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। याद रखें दोस्तों, तो पहली बार कब मनाया गया यह? 2009 में। इस दिवस को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय ने बड़े उत्साह के साथ मनाया था 2009 में, और अब यह विश्व नारियल दिवस बन चुका है 2 सितंबर, याद रखना है। अब नजर डालते हैं दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ, ज्यादा समय ना लेंगे इनमें भी। तो आपका पहला वन लाइनर है कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य कौन सा होगा भारत का? तो गोवा। तो लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। श्रीलंका ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है। याद रखें दोस्तों, यह क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है बहुत ज्यादा है कि भारत के किस पड़ोसी राज्य ने भोजन की कमी के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो याद रखें, यह है श्रीलंका ने। भारतीय नौसेना और अल्जीरियाई नौसेना ने हाल ही में अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने अब तक के इतिहास में पहली बार अल्जीरिया की सेना के साथ कोई युद्ध अभ्यास किया है या नौसैनिक अभ्यास किया है। तो याद रखना है आपको कि भारतीय नौसेना ने अल्जीरियाई नौसेना ने हाल ही में कहा, अल्जीरिया के तट पर ही अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। अगला देखेंगे दोस्तों, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में माई पैड माई राइट परियोजना को लॉन्च किया है। तो दोस्तों माई पैड माई राइट किस राज्य से संबंधित है ये परियोजना, यह याद रखना है। तो यह त्रिपुरा से, और इसका उद्घाटन या इसको लॉन्च किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अब अगला देख रहे हैं दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉइड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था, उसे चिक्शुलभ प्रभावक नाम से पहचान मिली है। क्या नाम से? चिक्शुलभ प्रभावक नाम से। मतलब जो हमारी पृथ्वी से आज से कई मिलियन वर्ष पहले जो क्षुद्र ग्रह टकराया था, जिसके कारण यहाँ से डायनासोर और अन्य प्रजातियों का नाश हो गया था, वह विलुप्त हो गई थी, उसका नाम क्या दिया गया है अभी हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा? तो चिकोशलभ प्रभावक उसको नाम दिया गया है। आज का आखिरी वन लाइनर देखें दोस्तों, तो जम्मू और कश्मीर फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। तो जम्मू और कश्मीर ने फिल्म नीति 2021 को कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है, याद रखना है दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट जबरदस्त लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको कहीं से कहीं तक एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिला। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।